फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्पीड का बादशाह सफलता एक्सप्रेस। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हो कि हम लोग यहाँ पे अभी न्यूमेरिकल्स एंड फिजिक्स का जो प्रॉब्लम्स है उसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हमने इसमें पहला चैप्टर जो कि यूनिट्स एंड डायमेंशंस है उसका डिस्कशन किया हुआ है। तो ये आप हमारे चैनल स्किप बीएससी या स्पीड का बादशाह सफलता एक्सप्रेस चैनल पे आके देख सकते हैं। तो जो लोग भी आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एनटीपीसी हो और उसके अलावा आपका टेक्नीशियन का एग्जाम हो, जेई हो, एसएससी जेई हो, डीएमआरसी, जितने भी टेक्निकल एग्जाम्स हैं उन सब के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि हर एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये कड़ी चलाया है। तो इसलिए आप हमारे चैनल पे आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फिर आप इस वीडियो का मजा लें। तो आज इस कड़ी में हम दूसरे चैप्टर लेकर के आए हैं, दूसरा चैप्टर जो कि होगा स्केलर एंड वेक्टर, अदिश राशि और सदिश राशि। तो आज हम अदिश और सदिश राशियों का प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं इसका सॉल्व एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। तो निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? तो पहले तो आपको क्वेश्चन में परिभाषा समझा दिया गया है कि सदिश राशियों के परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो ये आप परिभाषा डेफिनेशन जानते होंगे। और अदिश राशियों के पास परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। तो सदिश राशियां जैसे कि बल है, विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, ये सब सदिश राशियां होती है। और अदिश राशि जैसे कि दूरी है, कार्य है, ऊर्जा है, ये सब अदिश राशियां हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया। तो ऑप्शन ए में है कार्य। तो दोस्तों, कार्य एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। दूरी ये भी अदिश राशि है। विस्थापन, तो विस्थापन ये सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन जो है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होती है और उसकी दिशा होती है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ। और ऊर्जा, ऊर्जा एक अदिश राशि है। तो आपसे सदिश का एग्जाम्पल पूछा गया है, तो सदिश का एग्जाम्पल है कौन? विस्थापन, जो कि दिया गया ऑप्शन सी में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पर, यदि किसी वस्तु पर 3 न्यूटन तथा 4 न्यूटन के दो बल परस्पर लंबवत दिशा में लगे तो परिणामी होगा। तो परिणामी मतलब रिजल्टेंट इंग्लिश में कहते हैं, जो कि दो सदिशों के योगफल का परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर दो सदिश ए और बी है, इनको योगफल करेंगे, इनका जोड़ लेंगे, तो उनके परिणामी रिजल्टेंट को आर से लिखते हैं। तो आर बराबर ए प्लस बी, और इनके परिमाण का वैल्यू आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये जनरल फार्मूला है, इसको याद रखेंगे। लेकिन अब जो क्वेश्चन है आपका, जिसमें कह रहा है कि दो बल एक ही वस्तु पर लग रहे हैं, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का, और एक परस्पर लंबवत है। तो ऐसा मान लेते हैं कि बल ए है 3 न्यूटन का, बी है 4 न्यूटन का, और दोनों के बीच का ये एंगल कितना है? तो 90 डिग्री है। अब इनका परिमाण क्या होगा? तो थीटा 90 डिग्री, 90 डिग्री जब यहाँ रखेंगे तो cos 90 डिग्री, जिसका मान होता है 0। तो ये 0 यहाँ रखेंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखेंगे। ये पाइथागोरस थ्योरम की तरह है कि ए लंब है, बी आधार है, तो कर्ण का वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब दो सदिश लंबवत हो तो उनके परिमाण का मान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो इसे वैल्यू रखते हैं अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर न्यूटन, मतलब 5 न्यूटन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 5 न्यूटन, जो कि दिया गया ऑप्शन सी में। करेक्ट आंसर इज 5 न्यूटन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। यदि 3 न्यूटन तथा 4 न्यूटन के दो बल समान दिशा में हो तो उनका परिणामी होगा। तो दो बल फिर से 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का है। तो ए बराबर 3 न्यूटन और ये बी बराबर 4 न्यूटन, और दोनों समान दिशा में है।
तो थीटा का मान क्या लेंगे समान दिशा में 0 डिग्री। ठीक है, तो थीटा अगर 0 डिग्री है तो परिणामी का वैल्यू r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों 1 होता है। तो जब इसको 1 रख देंगे आप इसके जगह पे 1, तब देखिए क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो फिर हो जाएगा अंडर रूट a प्लस b का होल स्क्वायर, और स्क्वायर हटा देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस b। ठीक है, तो जब दो सदिश थीटा बराबर 0 डिग्री पर मतलब एक ही दिशा में हो तो उनके परिमाण का मान होगा a प्लस b, और ये अधिकतम मान होता है। क्या होता है अधिकतम मान होता है। तो पूछेगा दो सदिशों के परिणामी का अधिकतम मान कब होता है, तो वो तब होता है जब दोनों सदिश एक दिशा में हो। चलिए, तो ये हुआ शॉर्टकट फॉर्मूला, इसको याद रखेंगे। अधिकतम मान कब होता है जब दोनों एक दिशा में हो और उसका मान कितना होता है, तो a प्लस b के बराबर होता है। तो सो आपका आंसर हो जाएगा 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन मींस 7 न्यूटन, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर ए। तो करेक्ट आंसर है 7 न्यूटन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यदि 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के दो बल विपरीत दिशा में हो तो उनका परिणामी होगा। तो फिर से 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का दो बल है और एक दूसरे के विपरीत दिशा में। तो 3 न्यूटन वाला मान लेते हैं दाहिने की तरफ है और 4 न्यूटन वाला बाएं की तरफ है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो दोनों के बीच का एक कोण हो जाएगा 180 डिग्री। तो परिणामी का जो फॉर्मूला था उसमें इसको रखें, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री, और इस cos 180 डिग्री का मान जो है ये होता है -1। cos 180 डिग्री का मान कितना होता है -1, तो -1 रखेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि a माइनस b का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है या b माइनस a का होल स्क्वायर। तो सो इसका जो वैल्यू है वो मॉडुलस ऑफ a माइनस b। तो मॉडुलस साइन यहाँ पे इसलिए लगाते हैं ताकि ये धनात्मक आंसर आए, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि a और b में से कौन बड़ा है। अगर बड़ा पता होता है a बड़ा है तो यहाँ सिर्फ a माइनस b बिना मॉडुलस से लिख सकते थे, या b बड़ा है तो b माइनस a। तो सो इस स्थिति में इसका मान होगा दोनों के परिमाणों के अंतर के बराबर, और इसकी दिशा क्या होगी, तो बड़े सदिश की दिशा में जो योग करें उसकी दिशा होगी, तो ये होगा बड़े सदिश की दिशा। अब जब आपका सवाल है उस पर वापस आइए, तो ये हो गया शॉर्टकट। जब दो सदिश विपरीत दिशा में हो तो उसके परिणामी का परिमाण होगा दोनों के मैग्नीट्यूड के अंतर डिफरेंस के बराबर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 3 - 4 न्यूटन, मतलब 1 न्यूटन। तो जो कि दिया गया आपके किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, दूसरे ऑप्शन में। तो यहाँ से परिमाण मैग्नीट्यूड पूछा गया जो कि 1 न्यूटन होगा। अगर दिशा पूछा जाए तो किस दिशा में, बड़े सदिश की दिशा में। तो बड़ा सदिश a और b में से कौन है यहाँ पे, तो b है 4 न्यूटन वाला। तो इसका जो दिशा होगा a और b के रिजल्टेंट का वो होगा बाएं तरफ। ठीक है, तो दोस्तों इस सदिश का जो योगफल है उसके बाद डिफरेंट केसेस आ रहे हैं। ठीक है, जब दोनों लंबवत हो तो क्या होगा, सेम दिशा में हो तो सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होगा। तो आप वीडियो को पॉज करें और ये सारे फार्मूला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि फ्यूचर में आपको काम आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, 5वां। यदि 3 न्यूटन तथा 4 न्यूटन के दो बल किसी वस्तु पर कार्यरत हो तो उसके परिणामी का अधिकतम तथा न्यूनतम मान क्या होगा। तो अधिकतम और न्यूनतम अभी आपको बताया था, अधिकतम a प्लस b, न्यूनतम a माइनस b। अगर एक सदिश है, दो सदिश है a और b, तो इनके परिणामी को अगर सदिश r से लिखा जाए तो r का परिमाण जो है उसका अधिकतम मान होगा a प्लस b और न्यूनतम मान होगा मॉडुलस ऑफ a माइनस b। ये है न्यूनतम और ये है अधिकतम मान।
ठीक है, तो दो बल दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 3 न्यूटन और बी दिया हुआ है 4 न्यूटन। तो इसका अधिकतम कितना हो जाएगा, तो 3 + 4 मतलब 7 न्यूटन और न्यूनतम कितना होगा, तो 3 - 4 मतलब 1 न्यूटन। ठीक है, मॉडुलस देख ले, 3 - 4 तो ऐसे -1 होता है, लेकिन आपको परिमाण धनात्मक लिखना होता है। सदिश राशि का जो परिमाण होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए आंसर होगा 1 न्यूटन। अधिकतम 7, न्यूनतम 1। देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी, अधिकतम 7 न्यूटन और न्यूनतम 1 न्यूटन। तो 3 और 4 न्यूटन के बल का परिमाण तो दिया है, लेकिन दिशा नहीं दिया कौन किस दिशा में है, कौन कितने डिग्री पर है। तो इसीलिए इसका हम लोग सिर्फ अधिकतम और न्यूनतम बता सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि ये कम से कम दोनों का योगफल कितना होगा, तो 1 न्यूटन होगा। अधिक से अधिक कितना होगा, तो 7 न्यूटन होगा। ये 1 और 7 के बीच में ही होगा, 1 से लेकर के 7 तक, डिपेंडिंग ऑन कि दोनों के बीच कितना एंगल है। तो जैसे दोनों के बीच का कोण अगर अभी आपने इससे पहले देखा तो 0 डिग्री है तो मान 7 होगा, 180 है विपरीत दिशा में तो 1 होगा, 90 डिग्री है तो 5 होगा। ठीक है, तो ये है अधिकतम और न्यूनतम। यदि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल कार्यरत है और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन 10 मीटर हो, तो बल के द्वारा किया गया कार्य होगा। तो सबसे पहले तो डेटा लिख ले, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 न्यूटन का एक बल है और वस्तु का विस्थापन है 10 मीटर। तब जानते हैं बल और विस्थापन दोनों सदिश राशियां हैं, तो इन दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री है, क्योंकि विस्थापन बल की दिशा में है। ठीक है, दो सदिशों के बीच का कोण 0 डिग्री तभी होता है जब दोनों एक ही दिशा में हो। तो यहाँ क्या है कि विस्थापन बल की दिशा में है, तो दोनों के बीच का कोण होगा 0 डिग्री। अब सवाल कहता क्या है निकालने के लिए, कार्य। तो कार्य जो है जिसको हम लोग लिखते हैं W से, तो ये बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट है। दोस्तों ये डॉट सिंबल और क्रॉस सिंबल वेक्टर में अलग अलग होता है। तो सदिशों का गुणनफल अगर आप कर रहे हैं तो सदिशों का गुणनफल दो तरह का होता है। पहला, जब दोनों गुणनफल का परिमाण जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो एक सदिश हो, तो सदिश का क्रॉस से लिखा जाता है, और अगर रिजल्ट उसका जो मान है अदिश हो तब उसको डॉट से लिखा जाता है। तो कार्य एक अदिश राशि है, तो ये बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर है, इसलिए इसको डॉट से लिखते हैं। तो इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट क्योंकि अदिश राशि मिलता है, डॉट सिंबल यूज करते हैं, इसलिए डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, तो FD cos थीटा। ठीक है, FD cos थीटा, और थीटा आप समझ रहे हैं बल और विस्थापन के बीच का कोण। तो यहाँ थीटा है 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का मान होता है 1, वो इसमें रख देंगे तो W बराबर हो जाएगा F × D। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हुआ, इसको भी याद रखें। ठीक है, वीडियो पॉज करेंगे, ये सब नोट कर लेंगे आप कि जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो बल जो कार्य होगा उस बल के द्वारा वो होगा बल गुना विस्थापन FD। देखिए अगर कहता है कि दोनों विपरीत दिशा में है, बल और विस्थापन एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ cos 180 डिग्री होता है, -1 होता है, तो यहाँ -FD होता है। तो कार्य जो है धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो 0 डिग्री पर धनात्मक, 180 पर ऋणात्मक, और 90 डिग्री पे क्या होगा, तो cos 90 डिग्री 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। मतलब बल और विस्थापन अगर लंबवत है तो एक दूसरे के, तो उस स्थिति में उस बल के द्वारा कोई कार्य नहीं होता है। जैसे अगर एक कूली आपका सामान लिए चल रहा है, तो वो बल लगा रहा है सामान पे, ऊपर की तरफ चल रहा है धरातल के समानांतर हॉरिजॉन्टल, तो दोनों एक दूसरे के लंबवत है, बल ऊपर और विस्थापन समानांतर धरातल के लंबवत। तो उस स्थिति में उस कूली के द्वारा कोई कार्य नहीं होता है। ठीक है, तो इस केस में देखें इसका आंसर क्या होगा, तो 5 × 10 न्यूटन मीटर मतलब 50 जूल, जो कि दिया गया ऑप्शन बी में 52। फाइन, क्वेश्चन नंबर 7, यदि 5 न्यूटन के अधीन किसी वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के लंबवत 10 मीटर हो, तो फिर बल वही है 5 न्यूटन, विस्थापन भी वही है 10 मीटर, लेकिन दोनों एक दूसरे के लंबवत है, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो इसलिए W बराबर FD cos 90 डिग्री।
तो cos 90 डिग्री होता है 0, इसीलिए ये कार्ड क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये भी याद रखने लायक बात है कि जब बल और विस्थापन 90 डिग्री पे हो, मतलब लंबवत हो, तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। जब बल और विस्थापन लंबवत हो तो कार्य शून्य होता है। तो अभी आपको बताया 0 डिग्री पर कार्य धनात्मक है, अभी 90 पे हो गया 0, और अगर 180 पे है तो कार्य धनात्मक। तो 0 से 90 के बीच में धनात्मक कार्य होता है, 90 और 180 के बीच में ऋणात्मक कार्य होता है। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे, याद रखें। किसी पिंड की स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर, कोई वस्तु पिंड की स्थिति सदिश दिया हुआ है 2i + 3j मीटर, उस पर लगने वाला आरोपित एक बल दिया हुआ है 3i - 2j न्यूटन। तो मूल बिंदु के परितः इस बल का आघूर्ण क्या होगा, बल आघूर्ण क्या होगा। तो बल आघूर्ण याद करना है आपको, जिसको टॉर्क कहते हैं, इसका संकेत टॉ लिखते हैं हम लोग। तो बल आघूर्ण एक सदिश राशि, तो स्थिति सदिश और बल, स्थिति सदिश और बल के क्रॉस प्रोडक्ट को, क्रॉस प्रोडक्ट जिसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, सदिश गुणनफल कहते हैं। तो स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर और फोर्स के क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग टॉर्क कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला हुआ। अब इसको कैसे इवैल्यूएट करें, तो ये मान यहां रखिए 2i + 3j क्रॉस 3i - 2j न्यूटन मीटर। अब ये मल्टीप्लाई करना है तो एक एक कर गुना करेंगे आप। तो 2i क्रॉस 3i, तो 2 × 3 6, i क्रॉस i, 2i - 2j, तो -4i क्रॉस j, 3j × 3i, तो 3 3 9, j क्रॉस i, फिर हो गया 3 × -2 -6, j क्रॉस j। तो दोस्तों ये जो i j k होता है ये एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है x y और z की दिशा में। तो अब ये सब जो प्रोडक्ट आ गया i क्रॉस a i क्रॉस j, j क्रॉस i, j क्रॉस j, इसका वैल्यू देखते हैं कैसे निकाला जाता है। तो इसको याद रखने के लिए आप एक सर्किल का याद तो कर लेंगे, लेकिन नहीं याद रहता है तो एक सर्किल का यूज करें। इस पे लिख देंगे 120 डिग्री पर i j और k, और इस पर एरो मार्क कर देंगे i से j, j से k से i की तरफ, और इसी से ये सारा क्रॉस प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो i क्रॉस j, इसका वैल्यू क्या होगा, तो i से j की तरफ जाएंगे, i क्रॉस j एरो की दिशा में, तो अगला आंसर होगा मतलब k। और अगर उल्टा चलता है j क्रॉस i, तो फिर अगला है k, लेकिन उल्टा चल रहा है इसलिए माइनस k। ठीक है, इसी तरह आगे भी जवाब दे सकता है j क्रॉस k, तो j क्रॉस k अगला वाला i, अब उलट दिए k क्रॉस j, तो माइनस i। उसी तरह से k क्रॉस i, तो ये j, अब उलट दिए i क्रॉस k, ये हो गया माइनस j। एक तो ये हुआ रिजल्ट, और भी आ रहा है इसमें i क्रॉस a और j क्रॉस a, इसका वैल्यू सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है 0, i क्रॉस i 0, j क्रॉस j भी 0, और k क्रॉस a भी 0। ठीक है, तो इसको आप याद रखें हैं। और अब इसका वैल्यू आप आसानी से बता सकते हैं, i क्रॉस i ये हो गया 0, और j क्रॉस j ये भी हो गया 0। बचा i क्रॉस j, तो ये होगा k, यहां से देखें, अब +9 j क्रॉस i, तो ये जाएगा माइनस k। तो 9 4 13 -13 k न्यूटन मीटर, ये हो जाएगा बल आघूर्ण, जो कि दिया गया ऑप्शन बी।
सही करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये आईजे की का जो इवैल्यूएशन है क्रॉस प्रोडक्ट का, ये आप अगेन वीडियो पॉज करके आप ये नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बार-बार आप देखें। चलते हैं अगले सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यदि दो सदिशों के अदिश गुणनफल तथा सदिश गुणनफल के मान समान होते हैं, उनके बीच का कौन होगा? तो अदिश और सदिश गुणनफल का मान समान है, तो अदिश गुणनफल a डॉट b, इसका वैल्यू होता है ab cos थीटा, और सदिश गुणनफल का परिमाण a क्रॉस b का परिमाण ये होता है ab sin थीटा। तो क्वेश्चन के आधार पे ये दोनों आपस में बराबर है, तो बराबर कर दीजिए। ab sin थीटा बराबर ab cos थीटा, ab कैंसिल, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा हो जाएगा tan थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर। तो जब दो सदिश 45 डिग्री पर हो तो उसके अदिश गुणनफल का जितना मान होता है उतना ही सदिश गुणनफल का भी मान होता है। तो इसको याद रख सकते हैं आप। 10 अगला सवाल प्रॉब्लम नंबर 10। ये कह रहा है यदि दो सदिशों के योग का परिमाण उनके अंतर के परिमाण के समान, तो योग का परिमाण a प्लस b का परिमाण, ये फॉर्मूला भी आपने देखा था, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और अंतर का परिमाण जैसे लिखते हैं a माइनस b का मॉडुलस और r डैश से सूचित करते हैं अंतर को। तो दोनों का जो फॉर्मूला है उस पर ध्यान देंगे आप, एक ही अंतर है माइनस और प्लस का। जब आप दो सदिश का योगफल लेते हैं, रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, तो यहाँ प्लस 2ab cos थीटा, और जब डिफरेंस लेते हैं, अंतर लेते हैं, तो माइनस यहाँ आ जाता है। बाकी सब एक समान है। तो क्वेश्चन के हिसाब से r और r डैश आपस में बराबर है, r बराबर r डैश। देखिए r और r डैश के फॉर्मूला में स्क्वायर रूट है, इसको हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो फिर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और दाएं तरफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल, इसको भी लेफ्ट साइड ले आएंगे तो 4ab cos थीटा बराबर 0, तो इसलिए cos थीटा बराबर हो जाएगा 0, इसलिए थीटा बराबर 90 डिग्री। मतलब यदि दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो, 90 डिग्री आने का मतलब लंबवत हो गया, तो एक दूसरे के लंबवत ऐसे हो, तो इसका मतलब हुआ कि उसके योगफल का जितना परिमाण है मैग्नीट्यूड है उतना ही डिफरेंस का भी परिमाण होगा। ठीक है, तो ये था हमारा स्केलर एंड वेक्टर का आखिरी सवाल। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए काफी यूजफुल होगा। आप हमारे चैनल पे आए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो इस कड़ी में हम फिर से हाजिर होंगे दूसरा सेट लेकर के, जिसमें प्रैक्टिस योरसेल्फ का सेक्शन होगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।